नमस्कार दोस्तों, एडी वर्ल्ड एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक के एमसीक्यूज के बारे में। टॉपिक का नाम यहाँ पे रहने वाला है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया से रिगार्डिंग जो भी आपके एमसीक्यू इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो भी अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम जैसे नोसेट, ईएसआईसी, आरआरबी, डीएसएसबी, बीटीएससी, सीएचओ, इन सभी वैकेंसीज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनने वाले हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के क्लास के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया के होने के क्या क्या कारण होते हैं, पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे। इसके अलावा अपन बात करेंगे मैनेजमेंट की, सिकल सेल क्राइसिस क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या रहते हैं इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी स्किप की आज का क्लास पूरा देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल सके। और आप हमारे सपोर्टिव व्हाट्सएप नंबर 9341179680 पे आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा एडी वर्ल्ड एकेडमी का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको नोटसेट, ईएसआईसी, डीएसएसबी, आरआरबी, सीएचओ सभी के लिए आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल वहां पे रहने वाला है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन विच जीन, कि जो सिकल सेल एनीमिया होता है कौन से जीन के म्यूटेशन की वजह से होता है। ऑप्शन डी की बात करें यहाँ पे G6PD, तो G6PD की म्यूटेशन की वजह से यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया यहाँ पे नहीं होता है। हीमोग्लोबिन HBD की बात करें तो HBD भी यहाँ पे कारण नहीं होता है सिकल सेल एनीमिया के होने का। ऑप्शन बी की बात करें यहाँ पे हीमोग्लोबिन A1, तो हीमोग्लोबिन A1 की वजह से सिकल सेल एनीमिया नहीं होता है। यहाँ पे थैलेसीमिया माइनर होता है, थैलेसीमिया माइनर होता है। तो बी, ऑप्शन सी और डी सारे एलिमिनेट हो चुके हैं। तो ऑप्शन ए बचा है हीमोग्लोबिन बीटा, हीमोग्लोबिन बीटा चेन। हीमोग्लोबिन का जो बीटा चेन होता है वो उसकी वजह से डिफेक्ट म्यूटेशन आता है, उसमें म्यूटेशन आने की वजह से यहाँ पे जो सिकल सेल एनीमिया वो अकर होता है। एचबी के अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर दो टाइप की चेन होती है, एक अल्फा एक बीटा चेन। बीटा चेन के अंदर दो अल्फा चेन होती है, दो बीटा चेन होती है। दो अल्फा चेन होती है तो इन एक अल्फा चेन के अंदर दो जीन होते हैं, तो दो अल्फा चेन के अंदर चार जीन हो गए। यहाँ पे एक बीटा चेन के अंदर एक एक जीन होता है, तो दो बीटा चेन होते हैं, यहाँ पे दो जीन यहाँ पे हो गए। तो बीटा चेन जो हीमोग्लोबिन उसकी बीटा ग्लोबुलिन चेन के अंदर यहाँ पे डिफेक्ट देखने को मिलता है। सिकल सेल एनीमिया होता क्या है अगर अपन बात करें तो ये नॉर्मल आरबीसी है। नॉर्मल आरबीसी की किसकी तरह साइज होती है, डिस्क शेप साइज होती है, डिस्क शेप की आरबीसी होती है जिसका डायमीटर होता है। डायमीटर की बात करें तो डायमीटर 7.2 माइक्रोन होता है। अगर हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन कितना नॉर्मल आरबीसी में यहाँ पे 30 पिकोग्राम हीमोग्लोबिन होता है। ये आरबीसी की साइज, ये जो हीमोग्लोबिन है उसकी यहाँ पे शेप है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन इस तरह का होता है, लेकिन यहाँ पे अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन इस तरह से होता है, और जो आरबीसी है वो सिकल शेप एस शेप की हो जाती है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है इसके अंदर कि बनना था हीमोग्लोबिन एफ है जो फिटस, जो बच्चों के अंदर पाया जाता है। उसको क्या होता है, उसको बदलना होता है हीमोग्लोबिन ए के अंदर, लेकिन हीमोग्लोबिन ए के अंदर नहीं बदल के ये बदल जाएगा हीमोग्लोबिन एस के अंदर। हीमोग्लोबिन एस क्या होता है, हीमोग्लोबिन एस अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, O2 सेंसिटिव। मतलब अगर ये हीमोग्लोबिन एस है तो इसके अंदर अगर थोड़ी सी भी ऑक्सीजन की कमी होगी तो वो क्या करेगा, वो अपनी शेप को चेंज कर लेगा इस तरह से। नॉर्मल हीमोग्लोबिन ये होता है, लेकिन अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन इस तरह का होता है। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन इस तरह का होगा तो आरबीसी की साइज है वो यहाँ पे एस शेप हो जाएगी। आरबीसी क्या हो जाएगी, एस शेप। इसको इसलिए बोला जाता है सिकल सेल एनीमिया। अभी यहाँ पे सिकल सेल शेप होने से क्या होगा कि ये सिकल शेप, ये नॉर्मल आरबीसी है, जैसे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी तो इस तरह से ये बदल जाएगी
और ये इस तरह की शेप की वजह से यहाँ पे सिकल सेल ब्लॉकिंग हो जाएगा, ब्लड फ्लो को, जो सिकल सेल है ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देगी। इस वजह से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, सिकल सेल क्राइसिस बोला जाता है। नेक्स्ट अगर अपन समझने की बात करें, जैसे यहाँ पे नॉर्मल रेड ब्लड सेल हेल्थी है, अनरेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो इस तरह से बह रहा है। जैसे ये सिकल सेल रेड ब्लड सेल इसकी बदल गई, तो यहाँ पे जो सिकल सेल ब्लॉकिंग, जो सिकल सेल है वो ब्लड फ्लो को यहाँ पे ब्लॉक कर देती है। तो जो म्यूटेशन की बात करते हैं अपन, सिकल सेल एनीमिया इज काज्ड बाय म्यूटेशन इन बीटा ग्लोबिन जीन लीडिंग टू अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन एस फॉर्मेशन। हीमोग्लोबिन एस बन जाता है, हीमोग्लोबिन ए बनना होता है लेकिन हीमोग्लोबिन एस बन जाता है, हीमोग्लोबिन एफ से एस बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, विच टाइप ऑफ म्यूटेशन कॉजेज सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल डिजीज के लिए कौन से टाइप का म्यूटेशन कारण होता है? ऑप्शन डी की बात करें, इंसरेशन म्यूटेशन। इंसरेशन म्यूटेशन यहाँ पे नहीं होता है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी यहाँ पे नहीं होता है, इसलिए ये यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन ए की बात करें, डिलेशन म्यूटेशन, तो डिलेशन म्यूटेशन भी यहाँ पे नहीं होता है। ऑप्शन ए बचा है यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है कि पॉइंट म्यूटेशन के अंदर एक सिंगल जीन यहाँ पे अफेक्ट होता है, सिंगल जीन। यहाँ पे जो ग्लूटामिक एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है, वो क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है वेलिन से। ये क्या है, एमाइनो एसिड्स होते हैं, एक तरह की प्रोटीन होती है एमाइनो एसिड्स। प्रोटीन की जो इकाई है वो यहाँ पे क्या होती है, एमाइनो एसिड होती है। तो ग्लूटामिक एसिड की जगह यहाँ पे वेलिन आ जाता है, इस वजह से यहाँ पे म्यूटेशन की देखने को मिलेगा। इस वजह से जो हीमोग्लोबिन एफ है वो हीमोग्लोबिन ए में ना बदल के डायरेक्ट हीमोग्लोबिन एस के अंदर बदल जाता है। अगर अपन डिटेल से समझना बात करें तो यहाँ पे ये नॉर्मल इस तरह से रहता है, यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड रहेगा नॉर्मल प्रोटीन, लेकिन म्यूटेशन की वजह से सिकल सेल कंडीशन के अंदर, सिकल सेल डिजीज के अंदर यहाँ पे म्यूटेंट प्रोटीन यहाँ पे वेलिन देखने को मिलेगा। और भी अगर समझने की अपन बात करें तो जैसे यहाँ हीमोग्लोबिन एफ की बात करें, तो हीमोग्लोबिन एक ग्लूटामिक, यहाँ अपन ये हीमोग्लोबिन एस के अंदर बदल जाता है, वेलिन यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है। अगर अपन और डिटेल समझने की बात करें तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन एस है इस टाइप का होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात करें तो ऑक्सीजन के साथ रहेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन एस बन जाएगा। जैसे ही हीमोग्लोबिन यहाँ जो ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन का इसकी यहाँ से रिलीज हो जाएगी तो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन एस इस टाइप का यहाँ पे बन जाएगा। जैसे अगर वापस इसको ऑक्सीजन मिल गई तो रीऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन रिच टिश्यू, इसके अंदर जैसे ऑक्सीजन मिलेगी ये वापस इस शेप के अंदर बदल जाएगा। तो ये सिकल शेप है एस टाइप की, इस पॉलीमराइजेशन होगा और यहाँ पे एचबीएस फाइबर्स बन जाएंगे। अब यहाँ पे ब्लड वेसल्स की बात करें तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन एस है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन इस टाइप का रहेगा। जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होगी तो ये सिकल सेल की कंडीशन के अंदर बदल जाएगा। अब ये क्या है, इस टाइप की जो सेल है, ये जो सेल है ये स्प्लीन वगैरह के अंदर से वहां पे गुजर नहीं सकती और वहां पे ये इसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पूरी तरह से सप्लाई नहीं हो पाएगी। इसलिए यहाँ पे ज्यादातर ये सेल आरबीसी इसको अपन बोलेंगे, जिसको टूटने से बिलिरुबिन बढ़ेगा और जो स्प्लीन के अंदर डिस्ट्रॉय होने से वहां पे स्प्लीन का साइज भी बढ़ जाएगा और उसका बार बार साइज बढ़ने से उसका जो फंक्शन है वो डिसफंक्शन करने लग जाएगा, उसकी जो भी फंक्शन है वो प्रॉपर लॉस वहां पे हो जाएंगे। इस तरह से ये इस तरह से देखने को मिली ये बॉडी ब्लड वेसल्स के अंदर ओकलजन वहां पे ब्लड फ्लो के अंदर रुकावट पैदा करता है। तो जैसे अपने बताया कि ग्लूटामिक एसिड बीइंग रिप्लेस्ड बाय वेलिन कॉजिंग हीमोग्लोबिन पॉलीमराइजेशन, तो इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलेगा बीटा ग्लोबिन जीन के अंदर म्यूटेशन की वजह से यहाँ पे ये सब देखने को मिलता है। पॉइंट म्यूटेशन यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले अगर आप सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं तो एडी वर्ल्ड अकेडमी के एप्लीकेशन पे जाके आप इन चेकआउट कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को। बीटीएससी का जो भी स्टाफ नर्स का एग्जाम आने वाला उसका टारगेट बैच अभी रनिंग में है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको स्पेशल वीडियो लेक्चर मिलेंगे, पैनल पीडीएफ टेस्ट एंड क्यूज आपको देखने को मिलेंगे और ये भी ऑफर प्राइस यहाँ पे
रहने वाला है। ट्रेंडिंग कोर्स की बात करें तो ये नर्सिंग बुलेट्स हैं जो आपकी सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पे ऑफर प्राइस यहाँ पे सिर्फ 99 है। आप इनको पीडीएफ्स को, ये जो बुलेट्स हैं ये इनके वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनको आप मोबाइल के अंदर पढ़ सकते हैं, जिससे कि आप यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन जो भी एग्जाम के अंदर बनते हैं उनको इंक्लूड किया गया है। इनको आप मोबाइल के अंदर डाउनलोड करके एप्लीकेशन के अंदर रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, थर्ड क्वेश्चन, द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ सिकल सेल एनीमिया, कि सिकल सेल एनीमिया का इनहेरिटेंस पैटर्न मतलब जेनेटिक पैटर्न क्या होता है। तो यहाँ पे अपन बात करें ऑप्शन डी की एक्स लिंक्ड रिसेसिव, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ये नहीं होता है, तो एलिमिनेट हो गया डी ऑप्शन। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी सिकल सेल एनीमिया नहीं होता है। ऑप्शन ए की बात करें ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट भी यहाँ पे नहीं होता है। ऑप्शन बी बचा है ऑटोसोमल रिसेसिव। यस, ऑटोसोमल रिसेसिव इसका हेरिटेंस पैटर्न होता है, मतलब जेनेटिक पैटर्न होता है। अगर अपन बात करें क्रोमोसोम, तो टोटल क्रोमोसोम यहाँ पे बॉडी के अंदर क्रोमोसोम 46 होते हैं। 44 को यहाँ पे ऑटोसोम बोला जाता है, ऑटोसोम। और जो 2 नंबर के अंदर 2 होते हैं उनको सेक्स क्रोमोसोम और एलोसोम बोला जाता है, एलोसोम। जो एक्स एक्स, वो अगर एक्स एक्स है फीमेल के अंदर, तो ये एक्स एक्स है, 44 प्लस एक्स एक्स तो फीमेल होता है, 44 प्लस एक्स एक्स फीमेल, 44 प्लस एक्स वाई तो यहाँ पे मेल होता है। मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं। पेयर की बात करें तो यहाँ पे नंबर की बात करें 46 क्रोमोसोम होते हैं, पेयर की बात करें तो 23 पेयर्स यहाँ पे देख मिलेंगे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं, ऑटोसोमल का मतलब इन 44 जो 44 क्रोमोसोम है इनके अंदर ही प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अगर हेरिडेटरी पैटर्न की अपन बात करें, जैसे कि अनअफेक्टेड के कैरियर फादर की बात करें, जैसे यहाँ पे आर आर रखा, आर आर मान लेते हैं, ये बड़े वाला ये डोमिनेंट होता है, जो कैपिटल आर है ये डोमिनेंट होता है, और जो स्मॉल आर होता है वो यहाँ पे क्या होता है, रिसेसिव। रिसेसिव या फिर इसको नॉन डोमिनेंट बोलते हैं। तो आर इसका इसका फादर का आर, और मदर अनअफेक्टेड कैरियर मदर इसका आर, अगर ये दोनों आर मिलेंगे तो यहाँ पे अनअफेक्टेड होगा 1, मतलब यहाँ पे 25% चांस है कि बच्चे को डिजीज यहाँ पे नहीं होगी। सेकंड नंबर बात करें कि इसका जो आर है फादर का और मदर का, जो ये आर है इनको मिलाएंगे तो ये इसको इस तरह से मिलाते हैं, इस आर को ये आर को इस आर से मिलाएं तो आर आर हो गया। अब वह बाद में क्या होगा कि इस आर को इस आर को इस आर से मिलाएं तो यहाँ पे क्या होगा 25% कैरियर 25%। ये इसकी बात करें तो आर आर यहाँ पे 25% कैरियर मिलेगा। इसके अलावा अपन बात करें दोनों स्मॉल वाले आर मिल जाएंगे तो यहाँ पे डिजीज कंडीशन हो जाएगी, डिजीज कंडीशन अकर। तो यहाँ पे 4 में से एक अफेक्टेड, मतलब यहाँ पे 25% डिजीज देखने को मिलेगी, मतलब 4 बच्चों में से एक के अंदर 25% चांस है कि डिजीज देखने को मिले। यहाँ पे कैरियर की बात करें तो 25 और 25 50% यहाँ पे कैरियर देखने को मिलेगा, और यहाँ 25% वो बच्चे अनअफेक्टेड, 25% चांस है कि बच्चे अनअफेक्टेड यहाँ पे रहेंगे। तो बोथ पेरेंट मस्ट कैरी द डिफेक्टिव जीन फॉर ए चाइल्ड टू इनहेरिट सिकल सेल एनीमिया, कि दोनों पेरेंट है वो कैरियर होते हैं। जब दोनों का रिसेसिव मिल जाएगा तो 25% चांस होते हैं कि डिजीज देखने को मिलेगी, मतलब उनके 4 बच्चे होते हैं, एक बच्चे के अंदर चांसेस है कि उसके अंदर डिजीज हो, 25% चांस होते हैं, ऐसे अपन बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन ट्रिगर ए सिकल सेल क्राइसिस, मतलब कौन सी कंडीशन है जो सिकल सेल क्राइसिस की जो कंडीशन है उसको ये ट्रिगर कर सकती है, मतलब उसको बढ़ावा देती है। जैसे हाइपोक्सिया, तो हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है, लेस ऑक्सीजन इन सेल एंड टिश्यू। तो इसका तो बढ़ावा मिलता है कि जो, जैसे मैंने आपको बताया था
कि जो हीमोग्लोबिन एफ है, जो हीमोग्लोबिन एस है, ऑक्सीजन के साथ तो इस तरह से रहता है, जैसे ऑक्सीजन हट जाएगी तो उसकी शेप है वो इस तरह से यहाँ पे इस तरह से हो जाएगी। तो इसकी वजह से ये डीऑक्सीज ये HBS प्लस O2 के साथ इस तरह से रहेगा, और HBS डीऑक्सी डीऑक्सी तो HBS इस तरह से होगा। इस तरह से अगर शेप रहेगी आरबीसी की तो ब्लड फ्लो को प्रॉपर टारगेट ऑर्गन तक वो नहीं पहुंच जाएगी। तो इसलिए हाइपोक्सिया भी टारगेट ऑर्गन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो हाइपोक्सिया अकर हो जाएगा। तो यहाँ पे सिकल सेल क्राइसिस देखने को मिलेगा। डिहाइड्रेशन की बात करें तो डिहाइड्रेशन भी कॉज होता है कि फ्लूइड है, फ्लूइड अगर कम होगा तो आरबीसी के अंदर थिकनेस देखने को मिल सकती है, तो ब्लड यहाँ पे गाढ़ा स्टेसिस हो सकता है, इस वजह से ब्लड फ्लो के अंदर वहां पे दिक्कत आएगी। तो डिहाइड्रेशन भी यहाँ पे ट्रिगर करता है कंडीशन को। इन्फेक्शन की बात करें तो इन्फेक्शन भी कोज होता है, ट्रिगर करता है ऑल ऑफ दीज। तो ये पूरी सभी कंडीशन है वो सिकल सेल क्राइसिस को बढ़ावा देती हैं, ट्रिगर करती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, विच what is the lifespan of sickle red blood cell compared to normal RBC? कि जो सिकल रेड ब्लड सेल है उसकी लाइफ स्पान और नॉर्मल आरबीसी इसका लाइफ स्पान कितना रहेगा? तो यहाँ पे 80 से 90 डेज वर्सेस 120 डेज, तो ऐसा नहीं होगा। सिकल सेल वाली रेड ब्लड सेल है उसका 80 से 90 नहीं होता, 120 आरबीसी नॉर्मल आरबीसी का होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी की बात करें 50 से 60 डेज वर्सेस 140 डेज, तो ऐसा नहीं होगा। नॉर्मल का यहाँ पे 120 होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत। ऑप्शन बी की बात करें 30 से 40 डेज वर्सेस 100 डेज, तो ये भी गलत है। यहाँ पे राइट आंसर जाएगा ए 10 to 20 डेज वर्सेस 120 डेज। यस, नॉर्मल आरबीसी का लाइफ स्पान होता है वो 120 डेज होता है। नॉर्मल आरबीसी का लाइफ स्पान 120 डेज, और जो सिकल रेड ब्लड सेल होती है उसका लाइफ स्पान 10 से 20 दिन होता है। यहाँ पे लाइफ स्पान कम हो जाता है क्योंकि जो इसकी शेप है वो बदल जाती है। शेप है वो इसकी वजह से प्रॉपर, जैसे कि अपन स्पेशली बात करें स्प्लीन वगैरह, तो वहां से आरबीसी सेल ये गुजर नहीं पाती है ये सेल, और वहां पे डिस्ट्रक्शन हो जाता है, इसलिए वहां पे आरबीसी जल्दी जल्दी मरती है, तो उसका लाइफ स्पान वहां पे कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया? कि सिकल सेल एनीमिया का कौन सा कॉम्प्लिकेशन नहीं है? ऑप्शन ए की बात करें स्ट्रोक, स्ट्रोक कॉम्प्लिकेशन के अंदर गया, क्यों आएगा? क्योंकि स्ट्रोक की यहाँ पे ब्लड वेसल्स के अंदर अलग शेप के आरबीसी है, तो ये आपस में क्या है कि यहाँ पे ब्लड फ्लो को रोक देती है, ब्लड फ्लो को रोक देती हैं, तो वहां पे ब्रेन वगैरह के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, वहां पर्टिकुलर पार्ट के अंदर नेक्रोसिस होके वहां पे जो भी जहां पे भी नेक्रोसिस होगा उस पार्ट के फंक्शंस हैं वो वहां पे प्रॉपर काम नहीं करेंगे, फंक्शन लॉस हो जाएगा। इस वजह से स्ट्रोक यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्ट्रोक यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन होता है स्प्लेनिक स्क्वीस्ट्रेशन, तो स्प्लेन यहाँ पे अफेक्ट होता है, तो ये भी होता है। मलेरिया रेसिस्टेंस भी यहाँ पे देखने को मिलता है। जो सिकल सेल एनीमिया का जो पेशेंट होता है उसके अंदर मलेरिया उस पेशेंट को नहीं हो सकता, ये मोस्टली अफ्रीका कंट्रीज है वहां पे भी देखने को मिलता है। हाइपोथायरॉयडिज्म सिकल सेल एनीमिया का कभी भी कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे नहीं हो सकता, तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा हाइपरथायरॉयडिज्म। जो सिकल सेल एनीमिया का कॉम्प्लिकेशन स्ट्रोक होगा, स्प्लीनिक स्क्लेरोसिस होगा, मलेरिया रेसिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करें, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन इनिशियल क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया इन इन्फेंट? इन्फेंट के अंदर मोस्ट कॉमन इनिशियल क्लिनिकल प्रेजेंटेशन सिकल सेल एनीमिया का कौन सा देखने को मिलेगा? इन्फेंट की अपन बात करें, इन्फेंट के एज ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे 28 डेज से लेके 1 ईयर तक का जो बच्चा है उसको इन्फेंट बोला जाता है, 28 डेज टू 1 ईयर।
और 0 से लेके 28 स्टेज के बच्चे को अपन न्यूबॉर्न बोलते हैं। न्यूबॉर्न इसके अंदर भी दो क्वालिफिकेशन होते हैं, 0 से 7 वाला अर्ली न्यूनेट, न्यूबॉर्न या न्यूनेट अपन इसको बोल सकते हैं, न्यूनेट। तो यहाँ पे 0 से 7 डेज वाला को बोलते हैं अर्ली न्यूनेट, अर्ली न्यूनेट। और यहाँ पे 8 से 28 डेज वाले को बोलते हैं लेट न्यूनेट, लेट न्यूनेट, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा 28 डेज से 1 ईयर तक, 28 डेज से लेकर 1 ईयर हो गया इन्फेंट, 1 ईयर टू 3 ईयर वाला हो गया टोडलर, ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है टोडलर। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे स्ट्रोक। तो स्ट्रोक मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इन्फेंट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। ऑप्शन डी की बात करें आयरन ओवरलोड, सिकल सेल एनीमिया वाले की इन्फेंट के अंदर और आयरन ओवरलोड यहाँ पे इनिशियली नहीं होता है, तो ये हो गया हेपेटोस्प्लेनोमेगली, तो इन्फेंट के अंदर ये देखने को नहीं मिलेगा। ऑप्शन बचा बी डेक्टेलाइटिस, डेक्टेलाइटिस का मतलब होता है स्वेलिंग इन हैंड एंड फिट्स, हैंड्स एंड फिट्स, हाथों पैरों के अंदर स्वेलिंग वहां देखने को मिलेगी। तो ये क्लिनिकल क्यों मिलेगी, तो वहां पे स्टेटिस हो जाए ब्लड का, मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लॉक हो जाएंगे, तो उस वजह से वहां पे जो ब्लड फ्लो है वो वापस से वहां नहीं जा पाएगा। तो हैंड और फिट के जो एंड पार्ट है वहां पे ब्लड, और जो ब्लड है वो वहां पे इकट्ठा हो जाएगा, तो वहां पे स्वेलिंग देखने को मिलेगी, वहां पे पेन भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, विच टेस्ट इज गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोस्टिक सिकल सेल डिजीज, कि सिकल सेल डिजीज के लिए डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट है वो गोल्ड स्टैंडर्ड, मतलब बहुत अच्छा टेस्ट यहाँ पे माना जाएगा। तो ऑप्शन डी की बात करें सीरम आयरन लेवल, तो सीरम आयरन लेवल यहाँ पे करवा सकते हैं, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट यहाँ पे नहीं रहेगा। रेटिकुलोसाइट का, रेटिकुलोसाइट का मतलब होता है इमेच्योर आरबीसी, इमेच्योर आरबीसी सेल, इमेच्योर आरबीसी यहाँ पे बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट यहाँ पे नहीं हो सकता। ऑप्शन ए की बात करें पेरिफेरल ब्लड सीमियर, तो पेरिफेरल ब्लड सीमियर भी नहीं हो, पेरिफेरल ब्लड सीमियर पीबीएस इसको अपन बोलते हैं, पीबीएस। या क्या करता था, आरबीसी की सेल, आरबीसी की शेप एंड साइज बताता है, शेप एंड साइज के बारे में जानकारी देता है, मतलब मोर्फोलॉजी बताता है, मोर्फोलॉजी के बारे में जानकारी देता है। ऑप्शन बी बचा है यहाँ पे हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोपोरोसिस, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोपोरोसिस गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे डिटेक्शन हो जाता है, जो HB है हीमोग्लोबिन है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो S होगा उसका डिटेक्शन यहाँ पे हो जाता है, जो भी अबनॉर्मलिटीज होती है हीमोग्लोबिन के बनने के अंदर, तो उसकी जो टेस्ट, उसका जो टेस्ट हो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोपोरोसिस के अंदर इसको डायग्नोस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं यहाँ पे, विच ड्रग इज कॉमनली यूज टू रिड्यूस सिकलिंग एपिसोड इन पेशेंट विथ सिकल सेल एनीमिया, कि कौन से ड्रग है कॉमनली यूज करेंगे कि सिकल सेल, जो सिकलिंग एपिसोड आ रहे हैं उनको कम करने के लिए कौन सी ड्रग है वो अपन कॉमनली यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी की बात करें प्रेडिसोनोन, तो प्रेडिसोनोन स्टेरॉइड है, ये यूज नहीं करते हैं, ये इन्फ्लामेशन के अंदर यूज करते हैं। इरिथ्रोपोइटिन, तो इरिथ्रोपोइटिन यहाँ यूज नहीं करते, इरिथ्रोपोइटिन क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर आरबीसी की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए करते हैं, आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए करते हैं, स्टिमुलेट करता है इरिथ्रोपोइटिन इसको। एस्पिरिन की बात करें तो एस्पिरिन यहाँ पे यूज नहीं करते, एस्पिरिन एंटीप्लेटलेट एजेंट होते हैं, एंटीप्लेटलेट होती है, प्लेटलेट को एडरेंस और एग्रीगेशन को रोकती है। ऑप्शन बी बचा यहाँ पे हाइड्रोक्सी यूरिया, यस हाइड्रोक्सी यूरिया जो सिकलिंग एपिसोड है उनको ये कम करती है। हाइड्रोक्सी यूरिया क्या करती है कि जो हीमोग्लोबिन एफ है उससे जो हीमोग्लोबिन एस बनता है उसके एपिसोड को ये बनने से रोकती है, ये हीमोग्लोबिन एस इसको बनने से रिड्यूस करती है, तो सिकलिंग एपिसोड भी यहाँ पे रिड्यूस अपने आप हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि हाइड्रोक्सीयूरिया इंक्रीज फ्यूटल हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन रिड्यूसिंग सिकलिंग एपिसोड। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि इसके फीटल हीमोग्लोबिन को तो बढ़ाती है और जो हीमोग्लोबिन एस बनता है उसको ये डिक्रीज करती है। ये बढ़ेगा तो ये अपने आप इसको नहीं बनने देगी, तो ये डिक्रीज यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से ये होता है, काम करता है हाइड्रोक्सीयूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेटिव क्यूर ऑफ सिकल सेल एनीमिया। कि सिकल सेल एनीमिया का जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो कौन सा आएगा। ऑप्शन ए की बात करें ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन यहाँ पे कभी भी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं हो सकता। आयरन सप्लीमेंट्स की बात करें तो आयरन सप्लीमेंट्स आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के अंदर हो सकता है, दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया के अंदर आयरन सप्लीमेंटेशन देने का यहाँ पे कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं आने वाला है। हाइड्रोक्सीयूरिया, तो हाइड्रोक्सीयूरिया डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं होगा, हालांकि हाइड्रोक्सीयूरिया मेडिसिन इसके अंदर यूज करते हैं, लेकिन डेफिनेटिव ट्रीटमेंट यहाँ पे ऑप्शन सी वाला बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन यहाँ पे कंफर्मेटिव टेस्ट यहाँ पे कंफर्मेटिव ट्रीटमेंट यहाँ पे रहने वाला है। डेफिनेटिव क्योर सिकल सेल एनीमिया, यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन एफ बन रहा है तो उसको यहाँ पे हीमोग्लोबिनोपैथीज की जो भी डिजीज होती है उनके अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन यहाँ पे किया जाता है। और किसके अंदर कर सकते हैं, एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर भी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट यहाँ पे बोन मैरो, एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर बोन मैरो एस्पिरेशन या बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही उसका भी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, व्हाई डज सिकल सेल डिजीज प्रोवाइड रेसिस्टेंस टू मलेरिया। की जो सिकल सेल डिजीज है वो मलेरिया से रेसिस्टेंस कैसे प्रोवाइड करती है, कि जिसको सिकल सेल एनीमिया है उसको मलेरिया क्यों नहीं हो सकता। तो उसकी अपन बात करें तो डिक्रीज आरबीसी लाइफ स्पान, कि आरबीसी की लाइफ स्पान को जो सिकल सेल डिजीज के अंदर आरबीसी की जो लाइफ स्पान है वो डिक्रीज हो जाती है, यहाँ पे 12 से 20 डेज यहाँ पे रह जाती है, बहुत कम हो जाती है। ऑप्शन बी की बात करें तो यहाँ पे ये डिक्रीज आरबीसी लाइफ स्पान, इसकी वजह से भी रेसिस्टेंस मलेरिया का देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी की बात इनहेंस इम्यून रेस्पॉन्स, तो यस इम्यून रेस्पॉन्स भी इनहेंस होता है इसकी वजह से। ऑप्शन सी की बात करें रिड्यूस पैरासाइट मल्टीप्लिकेशन, कि जो भी पैरासाइट होते हैं उनके मल्टीप्लिकेशन सिकल सेल डिजीज के अंदर यहाँ पे रुक जाते हैं, तो रिड्यूस ये भी सही है। तो ऑल ऑफ ये सारे कारण है, इनकी वजह से मलेरिया से जो सिकल सेल डिजीज है मलेरिया से रेसिस्टेंट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, व्हाट इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन एडल्ट सिकल सेल पेशेंट, कि जो एडल्ट पेशेंट है जिसके अंदर सिकल सेल डिजीज हो रखी है उसके अंदर डेथ का कॉज कौन सा है। कि कौन से कॉज की वजह से सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट की एडल्ट एज के अंदर डेथ हो सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी की बात करें, डी ऑप्शन पेरिफेरल न्यूरोपैथी, तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी सिकल सेल एनीमिया के अंदर डेथ का कॉज यहाँ पे नहीं हो सकती। पेरिफेरल न्यूरोपैथिक पर्निशियस एनीमिया का क्लिनिकल फीचर यहाँ पे होता है पर्निशियस एनीमिया के अंदर देखने को मिलता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पर्निशियस एनीमिया के अंदर विटामिन B12 होता है, इसकी यहाँ पर डिफिशियंसी हो जाती है। लीवर सिरोसिस, तो सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट की लीवर सिरोसिस की वजह से डेथ यहाँ पे नहीं होती, मेन कोज लीवर सिरोसिस नहीं होता है। ऑप्शन ए की बात करें किडनी फेलियर, तो किडनी फेलियर सिकल सेल एनीमिया के अंदर ऐसी कंडीशन यहाँ पे नहीं आती है। ऑप्शन बी बचा एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। यस, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती है उनके अंदर ओक्लूजन हो जाता है, जो भी कैपिलरीज होती है वहां पे ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाता है। तो ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाएगा तो चेस्ट की जो मायोकार्डियम लेयर, हार्ट की जो मायोकार्डियम लेयर है वहां पे इंफ्रेक्शन हो जाएगा, वहां पे कार्डियक अरेस्ट आ सकता है और वहां पे पेन की वजह से और एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम की वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। अपन बात करें एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन कॉज बाय सिकलिंग इन लंग कैपिलरीज लीडिंग टू हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया की वजह से वहां पे जो लंग्स की कैपिलरीज है
उनके अंदर ब्लॉकेज देखने को मिल जाएगा और वहां पे हाइपोक्सिया हो जाएगा। हाइपोक्सिया हो जाएगा तो बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वहां पे डी पेशेंट डेथ हो जाएगी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 की बात, इन सिकल सेल एनीमिया व्हाट हैपेंस टू द स्प्लीन ओवर टाइम। कि सिकल सेल एनीमिया के अंदर स्प्लीन के साथ लास्ट के अंदर क्या होता है, लास्ट टाइम के अंदर तो इन लास्ट प्रोग्रेसिवली, तो ये नहीं होता है, वो धीरे धीरे इलाज होता जाता है। ऑप्शन डी की बात है डेवलप सिस्ट, तो डेवलप सिस्ट यहाँ पे नहीं होता है। ऑप्शन सी बिकम हाइपर फंक्शनल, तो हाइपर फंक्शन तो होता ही नहीं, फंक्शन और डिक्रीज होते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो गए। ऑप्शन बी है अंडरगोज ऑटो स्प्लेनेक्टोमी, यस, कि स्प्लीन की बार बार साइज बदलने से उसके जो फंक्शंस है वो लॉस हो जाएंगे। फंक्शन लॉस, स्प्लीन के जो फंक्शन है वो लॉस हो गए, वहां पे नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। नेक्रोसिस मतलब एक तरह से जो स्प्लीन है वो अपने आप एक तरह से नष्ट हो रहा है, उसकी फंक्शन कैपेसिटी वो वहां पे लॉस हो रही है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ए पेशेंट विथ सिकल सेल एनीमिया शुड अवॉइड विच ऑफ द फॉलोइंग। कि सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट को कौन सी चीज अवॉइड करनी चाहिए। ऑप्शन डी है यहाँ पे टेकिंग फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स, फोलिक एसिड सप्लीमेंट अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, तो टेकिंग टेकिंग फोलिक एसिड सप्लीमेंट, तो फोलिक एसिड सप्लीमेंट वो पेशेंट ले सकता है। रेगुलर वैक्सीनेशन, तो रेगुलर वैक्सीनेशन भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, ये भी काम कर सकता है। ड्रिंकिंग पानी ज्यादा पीना है, डिहाइड्रेशन होने ही नहीं देना है। रेगुलर वैक्सीनेशन करा सकता है, तो इन्फेक्शन बचाने के लिए, इन्फेक्शन प्रिवेंशन यहाँ पर ड्रिंक के बाद डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन मेंटेन करना है। ऑप्शन ए की बात करें, हाई एल्टीट्यूड लेवल का मतलब है ऊंचाई पे जाना, हाई हाइट पे पेशेंट को वो जाना अवॉइड करना है। हाई ऊंचाई पे जाने पे क्या होगा, O2 डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज O2 तो यहाँ पे हाइपोक्सिया कंडीशन देखने को मिलेगी। हाइपोक्सिया कंडीशन देखने को मिलेगी तो यहाँ पे सिकल सेल क्राइसिस देखने को मिल जाएगा। सिकल सेल क्राइसिस इस पेशेंट को अंदर अकर हो सकता है। सिकल सेल क्राइसिस के मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए, O2 चाहिए, प्लस में हाइड्रेशन चाहिए, हाइड्रेशन और रेस्ट, ये तीनों सिकल सेल क्राइसिस के ट्रीटमेंट के अंदर यूज करते हैं। तो पेशेंट जिसको सिकल सेल एनीमिया है उसको हाई ऊंचाई, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे उसको ट्रेवलिंग करने नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरापिज्म इन सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय। ये पैरापिज्म जो सिकल सेल एनीमिया के अंदर किस वजह से होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी की बात करें, लो एस्ट्रोजन का यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया के अंदर कोई लेना देना नहीं होता है। हाइपोकैल्सीमिया, तो ये भी सिकल सेल एनीमिया से कोई लिंक नहीं है। इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन, तो इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन का भी सिकल सेल एनीमिया के अंदर पैरापिज्म से कोई भी मतलब, कोई भी रिलेशन नहीं है। ऑप्शन बी की बात करें, वेसो ओक्लूजन, यस, वेसो ओक्लूजन का मतलब होता है वेसल्स के अंदर, यहाँ पे वेसल के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, कि ये जो सिकल सेल, ये जो एस टाइप की जो सेल बन रही है, इसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं इनके अंदर रुकावट होती है, तो यहाँ पे रुकावट की वजह से ब्लड आगे नहीं जा पाता है, और ब्लड नहीं आगे जा पाता है तो वहां पे पेन अकर होता है। इस कंडीशन को पैरापिज्म यहाँ पे बोला जाता है। ब्लॉक्ड ब्लड फ्लो ड्यू टू सिकल सेल लीड टू पेनफुल प्रोलॉन्ग इरेक्शन, पैरापिज्म। तो इस तरह से वेसो ओक्लूजन के अंदर पेन होता है, उसको अपन पैरापिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन विद सिकल सेल एनीमिया। कि सिकल सेल एनीमिया वाला जो बच्चे हैं उनके अंदर इन्फेक्शन से बचाने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा यहाँ पे होने वाला है। ऑप्शन डी की बात करें, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, तो एंटी हाइपरटेंसिव तो बीपी को डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज बीपी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से इन्फेक्शन बढ़ता है, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन को ग्रेटर देन 15 आवर्स से 5 आवर्स से ज्यादा उसको लगाए तो यहाँ पे पेशेंट के अंदर सेप्टिसीमिया हो सकता है, सेप्टी
सेप्टिसीमिया मतलब ब्लड इन इन्फेक्शन, आप ब्लड के अंदर इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। आयरन सप्लीमेंटेशन, तो आयरन सप्लीमेंटेशन इन्फेक्शन से कैसे बचाएगा, तो ये तीनों ऑप्शन ए, सी और डी रॉन्ग है, तो इलिमिनेट हो जाएंगे। ऑप्शन बी है रूटीन पेनिसिलिन प्रोफाइलैक्सिस, यस। पेनिसिलिन प्रोफाइलैक्सिस, पेनिसिलिन है वो इन्फेक्शन से यहाँ पे एंटीबायोटिक है, तो इन्फेक्शन से बचाने के लिए यहाँ पे क्या काम लेंगे, प्रोफाइलैक्सिस किससे बना रहे, न्यूमोकोकल इन्फेक्शन से। न्यूमो न्यूमोकोकल इन्फेक्शन से बचाने के लिए पेनिसिलिन प्रोफाइलैक्सिस तौर पे इसको एंटीबायोटिक को यूज किया जा सकता है। ऑप्शन क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वैक्सीन इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर सिकल सेल पेशेंट्स, सिकल सेल पेशेंट के लिए कौन सी वैक्सीन इंपॉर्टेंट है, रेबीज वैक्सीन, तो रेबीज वैक्सीन इतनी इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। एचपीवी एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हेपेटाइटिस बी, ये इतनी इंपॉर्टेंट, तीनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑप्शन बी न्यूमोकोकल वैक्सीन, यस। न्यूमोकोकल वैक्सीन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो स्प्लीन है वो यहाँ पे हाइपो फंक्शन हो जाता है, हाइपो फंक्शन, तो इस वजह से न्यूमोकोकल इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन्फेक्शन से बचाने के लिए न्यूमोकोकल का वैक्सीन यहाँ पे लेना पड़ेगा प्रोफाइलेटिक तौर पे, एम्पिसिलिन एंड एंटीबायोटिक भी यहाँ पे ले सकते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इन सिकल सेल पेशेंट, की जो सिकल सेल वाला पेशेंट है उसके अंदर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन का क्या मतलब है, कि एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करने का जो पर्पज है वो क्या यहाँ पे रहने वाला है। ऑप्शन ऑप्शन ए की बात करें, इंक्रीज आयरन लेवल, तो इंक्रीज आयरन लेवल बढ़ाना, यहाँ पे ब्लड एक्सचेंज का, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन का यहाँ पे ये आयरन इंक्रीज करना पर्पज नहीं होता। इंक्रीज क्लोटिंग फैक्टर, तो ये भी यहाँ पे पर्पज नहीं होता। प्रिवेंट डायबिटीज, तो डायबिटीज का ये यूज नहीं करते अपन, डायबिटीज के अंदर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे ऑप्शन ए बी बचा है, रिड्यूस एचबीएस परसेंटेज, यस। अगर अपन नया हीमोग्लोबिन देंगे, नया ब्लड देंगे, तो नए ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन नॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा, तो कि जो एचबीएस जो हीमोग्लोबिन एस है उसका परसेंटेज यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। अगर नया चीज देंगे अंदर तो जो हीमोग्लोबिन एस है ये डिक्रीज हो जाएगा, और जो सिकल सेल कंडीशन है वो यहाँ पे क्राइसिस है, वो कंडीशन यहाँ पे ट्रीट हो सकती है। अपन बात करेंगे एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन लोअर एचबीएस लेवल यूजिंग कॉम्प्लिकेशन लाइक स्ट्रोक एंड एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, इसलिए यहाँ पे पर्पज होता है ये एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने का। विच ऑफ द फॉलोइंग लैब फाइंडिंग इज एक्सपेक्टेड इन सिकल सेल एनीमिया, इस सिकल सेल एनीमिया के अंदर कौन सी लैब फाइंडिंग है वो एक्सपेक्टेड देखने को मिल सकती है। हाई आयरन स्टोर, तो हाई आयरन स्टोर यहाँ पे नहीं होगा। डिक्रीज बिलिरुबिन, तो बिलिरुबिन डिक्रीज नहीं होता, बिलिरुबिन इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिलेगा, कि सेल है वो काफी डिस्ट्रॉय होती है जल्दी जल्दी। हाई एमसीवी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, तो मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम यहाँ पे हाई नहीं होता है, डिक्रीज होता है। एक ऑप्शन ए ऑप्शन बता, इंक्रीज रेटिकुलोसाइट काउंट, यस। इंक्रीज रेटिकुलोसाइट काउंट होते हैं जो आरबीसी के कंपैरिजन के अंदर, आरबीसी कंपैरिजन कंपनसेशन के अंदर जो इमेच्योर आरबीसी रेटिकुलोसाइट इमेच्योर आरबीसी यहाँ पे बढ़ जाती है। ये जो मेच्योर आरबीसी है वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय होती है, इसलिए उसको कंपनसेट करने के लिए इमेच्योर आरबीसी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, इसलिए यहाँ पे इंक्रीज रेटिकुलोसाइट काउंट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, विच इज नॉट ए कॉमन फाइंडिंग इन सिकल सेल एनीमिया, ये कौन सी फाइंडिंग है जो सिकल सेल एनीमिया के अंदर कॉमन नहीं पाई जाएगी। स्ट्रोक यहाँ पे होता है, फाइंडिंग होती है। एवेस्कुलर नेक्रोसिस, एवेस्कुलर नेक्रोसिस भी पाया जाता है, क्यों वहां पे एवेस्कुलर मतलब वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो यहाँ पे नहीं हो रहा, इस वजह से वहां पे नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। क्रोनिक लेग अल्सर,
क्रोनिक लेग अल्सर भी देखने को मिले, क्योंकि जहाँ पे ब्लड सप्लाई है तो वहाँ की स्किन है वो इरेक्शन होने लगेगी, वहां से हटने लगेगी। तो ये सब फाइंडिंग देखने को मिलती है। इंक्रीज आरबीसी लाइफ स्पान, तो सिकल सेल एनीमिया के अंदर इंक्रीज नहीं होती लाइफ स्पान डिक्रीज होती है। जैसे 10 से 20 डेज यहाँ पे लाइफ स्पान यहाँ पे आरबीसी की रह जाती है। नॉर्मल की अपन बात करें तो नॉर्मल आरबीसी की लाइफ स्पान यहाँ पे 120 दिन होती है, जैसा अपन सबको पता है 120 डेज। तो इस तरह से आज का क्वेश्चन अपने से आज का जो सेशन अपन ने डिस्कस किया, होप सो आपको सिकल सेल एनीमिया को समझने के अंदर हेल्प मिली होगी, आपके नॉलेज के अंदर इजाफा हुआ होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।